नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने, देश के सामने ला दिया और इसको जन भावनाओं के अनुरूप बनाने का दावा सबसे पहले किया। कांग्रेस ने हम निभाएंगे वायदे के नारे के साथ में न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से पार्टी नेताओं में उत्साह है, वहीं बीजेपी से झूठ का पिटारा कह रहे। गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने सबसे बड़े हथियार न्यूनतम आय योजना के इस नारे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गरीबी पर वार 72,000। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया और शीर्षक के रूप में लिखा, हम निभाएंगे। घोषणा पत्र में किसान, मजदूर, युवा और रोजगार समेत 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि हमारा निशान पंजा है और घोषणा पत्र में हम 5 बड़े वादे कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों पर। कांग्रेस ने सरकार बनने पर न्यूनतम आय योजना का वादा किया है, जिसके तहत देश में 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा किसानों के लिए अलग बजट लाने की बात भी घोषणा पत्र में है। कांग्रेस ने कृषि कर्ज के डिफॉल्टर्स पर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करने का भी वादा किया है। साथ ही मनरेगा के तहत अब 150 दिन का रोजगार देने का ऐलान किया गया है। रोजगार पर फोकस करते हुए मार्च 2020 तक 22 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, जिसमें 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा बिजनेस खोलने के लिए 3 साल तक कोई परमिशन नहीं लेने की व्यवस्था भी की जाएगी। घोषणा पत्र में देश की जीडीपी का 6% पैसा शिक्षा पर खर्च करने का वादा किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा राफेल डील की जांच की बात भी कही गई है। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124A को खत्म करने की भी बात कही गई है। बीजेपी ने कहा है कि इससे देश की एकता को खतरा होगा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले वादे किए हैं। जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खतरनाक एजेंडा लागू करना चाहती है। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। जब एक मुर्गी खरीदेंगे, वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोडमैप है। तीसरा कहा गया, ये बहुत विचित्र है,
कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप यह होगा कि मान लो किसी ने टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। जीएसटी, अब एक ना समझी उसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं। अगर कोई समझने कोई तैयार ना हो तो विषय है एक ही रेट लगाएंगे। अरे एक रेट होता है, ये मुझे लगता है एक बार सिंगापुर गए थे तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि चावल और मर्सिडीज कार दोनों पे 7% लगेगा। उसने कहा बिल्कुल। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा। राहुल गांधी ने हर वादे के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा तो विपक्ष ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताते हुए हर वादे पर पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसके बाद से लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रियाएं बड़ी तेजी से आई और आती ही जा रही हैं। कांग्रेस जहां इसे जनहितैषी करार दे रही तो बीजेपी इसे झूठ और छल की संज्ञा दे रही। सबसे बड़ी जो उपलब्ध उस मैनिफेस्टो की बात है वो जो न्याय जो स्कीम बनी है जिसमें 25 करोड़ गरीब लोग लाभान्वित होंगे। राहुल जी ने कहा 2 चीजें अहम है इस मैनिफेस्टो में। It reflects the visions and the aspirations of the millions of people in India. हम निभाएंगे, हम एम्प्टी घोषणाओं और जुमलों में विश्वास नहीं रखते। ना तो सरकार आना है ना उसको पूरा करना है, तो इसलिए घोषणा पत्र को जनता से सीधा कोई रिलेशन नहीं है। पर आज दिन में कोई पत्रिका नहीं पढ़ी हो, कोई समाचार पत्र नहीं हो, पढ़ने पड़ा हो तो पढ़ने के लिए ठीक है। इनको चुनाव में वोट लेने के लिए कुछ और बात करते हैं और जीतने के बाद में उस बात को कुछ और करते हैं। और जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में वादे से मुकर गए तो केंद्र में इनके घोषणा पत्र के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भोपाल में आरएसएस दफ्तर संविदा से सुरक्षा हटाया जाना, इस पर भी दिन भर सियासत हुई। बीजेपी ने दुर्भावना की कार्रवाई बताया, कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया। हालांकि विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके संघ दफ्तर से सुरक्षा हटाने को गलत बताया और मुख्यमंत्री से फिर से सुरक्षा बहाल करने की अपील भी की। ये है भोपाल स्थित आरएसएस कार्यालय समिधा, जो नागपुर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संघ का दफ्तर माना जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर संघ के बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इस लिहाज से पिछले कई सालों से संघ का ये दफ्तर कड़ी सुरक्षा के घेरे में था, लेकिन सोमवार रात अचानक यहाँ की सुरक्षा हटा ली गई। समिधा के सामने सुरक्षा कर्मियों के तंबू उखड़ गए और फौरन राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। आरएसएस और बीजेपी नेता प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भड़क उठे। गोपाल भार्गव ने तो ट्वीट कर साजिश की आशंका जताई और सरकार को ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी तक दे डाली। और बिना बताए एकदम आनंद फानन में जो सुरक्षा हटाई है, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और जब आचार संहिता लगी हुई है तो इस प्रकार के राजनीतिक जो निर्णय हैं वो सक्षम अधिकारी को लेना चाहिए। और ये यदि सरकार ने निर्णय लिया है तो किस आधार पर निर्णय लिया है, ये मेरे समझ के बाहर है। ये केवल दुर्भावना है, ऐसे सुरक्षा नहीं हटाई जानी चाहिए। सरकारें बदलने से कोई सुरक्षा थोड़ी बदलती है। और लेकिन ये छोटे मन वाला घटिया फैसला है जिसकी मैं निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश में सिम्मी का जाल अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वह कोई भी घटना घटित कर सकती है और इस प्रकार की यदि कोई घटना घटित होती है सिम्मी या अन्य किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा, तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ इस साजिश में हो सकता है। चुनाव आयोग ने क्या विशेष रूप से क्या ऐसा आदेशित किया है कि आरएसएस कार्यालय समिधा से सुरक्षा व्यवस्था हटाई जाए? तो मंत्रियों के यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था लगी है और चुनाव आयोग को पुलिस की आवश्यकता तो क्या इनकी भी हटाई जाएगी? विवाद बढ़ा तो सरकार बैकफुट पर आ गई। दोपहर होते होते मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
आरएसएस कार्यालय समिधा की सुरक्षा फिर से बहाल करने के निर्देश दे दिए। हालांकि उन्होंने चुटकी भी ली। सीएम कमलनाथ ने कहा कि आरएसएस को विधिवत रूप से सुरक्षा मांगनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा मांगना भी नहीं और सुरक्षा हटना भी नहीं चाहिए, ये बात समझ से परे है। इससे पहले आरएसएस विरोधी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर संघ दफ्तर की सुरक्षा हटाने को गलत बताया था और मुख्यमंत्री कमलनाथ से तत्काल संघ दफ्तर को सुरक्षा देने की अपील की थी। हालांकि संघ ने इसे दिग्विजय का चुनावी स्टंट बताया। भोपाल के आरएसएस कार्यालय को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दोबारा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, आरएसएस हमारा विरोध करता है, लेकिन मैं इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, इस तरह की राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूँ। तो मैं उनकी भावना को ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि वह केवल सिंपैथी भर लेने के लिए ये इस प्रकार का बोल कर रहे हैं। ये उन्हीं की चाल है। उन्होंने पहले कहा होगा कि सुरक्षा व्यवस्था हटा लो और बाद में उसको बैलेंस करने के लिए सब कर रहे हैं, और उनको चूंकि अभी भोपाल का चुनाव लड़ना है इसलिए सारे काम कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस दफ्तर को कभी सुरक्षा दी ही नहीं गई थी, बल्कि जब दिवंगत संघ प्रमुख सुदर्शन यहां प्रवास पर थे तब सुरक्षा लगाई गई थी, जो अब तक चली आ रही थी। इधर पुलिस ने भी इसे चुनाव को लेकर सुरक्षा का एडजस्टमेंट बताया। बहरहाल देश में चुनावी मौसम है और उस पर आरएसएस दफ्तर की सुरक्षा हटाना राजनीति लाजमी थी। बीजेपी ने भी की और कांग्रेस ने भी, और आखिरकार समिधा को कुछ ही घंटों में फिर से सुरक्षा मिल गई। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो कुछ घंटों के लिए सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई और उस बीच इतने सारे बयान और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो गए। चलिए एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सूची मध्य प्रदेश को लेकर कभी भी आ सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान दिया कि लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। ये भी बावरिया कहते हैं कांग्रेस 20 नामों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जो पूरी प्रक्रिया वो कर ली गई है और किसी भी वक्त अब ये नाम सामने आ सकते हैं। बड़ी बातें आप देखें जो बावरिया कह रहे हैं, कांग्रेस 20 नामों की सूची अब कभी भी जारी कर सकती है और सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। दीपक बावरिया प्रभारी साहब ये कहते हैं और कांग्रेस 20 नामों की सूची जारी कर सकती है। आज ये नाम सामने आ सकते हैं। 24 से 26 सीटों पर फैसला हो गया है और जो है बाकी की सीटें जो हैं वो उसका डिसीजन पेंडिंग है और वो जो है इट इज़ लेफ्ट टू द हाई कमांड, कांग्रेस प्रेसिडेंट और हाई कमांड के ऊपर छोड़ दिया गया है और वो जो है जैसे जैसे समय आता जाएगा और उसका क्लियरेंस मिलेगा उसके हिसाब से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मैं समझ रहा हूँ मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता जो हैं चुनाव लड़ेंगे। चलिए हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, ये तो कंफर्म होता दिख रहा है कि सारे बड़े नेता चुनाव मैदान में दिखेंगे, लेकिन वो नाम कब तक सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है दिल्ली में वो जारी है और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस कभी भी इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। और जैसा कि अपने दर्शकों को हम IBC 24 लगातार बताता आ रहा कि लगभग सभी सीटों पर नाम तय कर ली गए हैं। कुछ एक सीटें जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर नए सिरे से नामों का मंथन होना था, वहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर सभी सीटों पर सहमति बनती है तो शेष बचे 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान एक साथ कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर 13 से 15 उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस फिलहाल जारी करेगी और बाकी के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा। कांग्रेस की एक कोशिश है कि 28 अप्रैल को जहां पर मतदान होने हैं उन जिलों की अगर बात करें तो शहडोल और बालाघाट को छोड़कर बाकी के 4 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में सबसे पहली सूची में नाम जो इन उम्मीदवारों को, इसके अलावा दीपक बावरिया ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है, IBC 24 लगातार खबर दिखा रहा था कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के चुनाव लड़ना लगभग तय है। खंडवा से अरुण यादव, इसके अलावा सीधी से बात करें अजय सिंह, मुरैना से रामनिवास रावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, ये वो चेहरे थे जिनके नाम का ऐलान कांग्रेस ने अब तक नहीं किया है। ऐसे में इनका नाम सिंगल पैनल के तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा था पुनीत, और वहां पर ये नाम तय कर लिए गए और जो सूची अब जारी होगी उसमें इन नेताओं के नाम भी शामिल होंगे। एक और बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्वालियर से यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राज्य को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे थे, केंद्रीय चुनाव समिति ने उस मांग को खारिज कर दिया है, यानी कि अब प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर से उम्मीदवार नहीं होंगी। ये बात लगभग तय कर दी गई है। हालांकि अंतिम फैसला इस बारे में अब आला कमान को लेना है और उसके बाद यह माना जा रहा है कि अगर सहमति बनती है तो कांग्रेस हो सकता है कि आज
थोड़ी देर बाद या देर रात तक या फिर जल्द से जल्द जो उम्मीदवार बचे हुए हैं उनकी सूची जारी कर दें। अभी ये 2 सीटों या 2-3 सीटों के बारे में पेंच बताया जा रहा था, तो ये विरोधियों की स्ट्रेटेजी को लेकर के होगा या पार्टी के भीतर पैनल में कुछ ज्यादा नाम है इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल बात करें पार्टी के पैनल से ज्यादा विरोधियों की स्ट्रेटेजी की बात है। यहाँ पर कई ऐसी सीटें जहाँ पर कांग्रेस के पास में चेहरे नहीं है और कांग्रेस ये चाहती है कि अगर बीजेपी अपनी लिस्ट में इन चेहरों पर पहले आकर अगर उम्मीदवार घोषित करती है तो वहां से जो बगावती चेहरे हों, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई थी, अगर बड़े चेहरों पर दाव बीजेपी के कांग्रेस खेलती है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। विदिशा की बात करें या फिर हम उज्जैन की बात करें, इंदौर की अगर बात करें, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों का टोटा बना हुआ है और यहाँ से कांग्रेस के पास में कोई ढंग का उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ पर इन सीटों को होल्ड करना चाहती है। राजगढ़ से एक सीट थी जहाँ पर यह माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह के किसी खासम खास सिपह सलार को ये मिलेगा। यहाँ से शिव नारायण मीणा का नाम लगभग तय कर लिया गया है और उन्होंने चाचौड़ा विधानसभा को पिछली बार प्रत्याशी थे, उससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, पर लेकिन लक्ष्मण सिंह के लिए खाली किया गया था और दिग्विजय सिंह के विश्वस्त आदमी माने जाते हैं। ऐसे में मीणा समाज की नाराजगी को दूर किया जाए, इस बात के मद्देनजर उनके चांसेस यहाँ से चल रहे हैं, पर लेकिन कुछ एक नाम का पैनल भी यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसी ये 3 से 4 सीटें जहाँ पर कांग्रेस सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की रणनीति के बाद में ही शायद यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, पर लेकिन कांग्रेस की जो सूची जो तैयार कर ली गई है वो अब कभी भी जारी हो सकती है। चलिए इंतजार करते हैं सूची का। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी का। तो कांग्रेस की सूची कभी भी आ सकती है, सीसी की मीटिंग खत्म होते ही इसका ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में बसपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जारी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। इसमें मुरैना, गुना, सतना, रीवा, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर और खंडवा लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। मुरैना से राम लखन सिंह कुशवाहा, गुना से लोकेंद्र सिंह धाकड़, सतना से अच्छेलाल कुशवाहा, रीवा से विकास पटेल, सीधी से रामलाल पनिका, छिंदवाड़ा से ज्ञानेश्वर गजभिये, बालाघाट से राम कुमार नगपुरे, जबलपुर से रामराज राम और खंडवा से नंद किशोर धांडे को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इंदौर से समय खबर आ रही है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। होटल में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। ब्लू ओसीन स्पा पर पुलिस ने छापा मारा। 5 लड़कियों के साथ 8 लड़के गिरफ्तार हुए। लसूड़िया थाना इलाके का ये मामला है। इंदौर से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। होटल में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। ब्लू ओशिन स्पा बताया गया। पुलिस ने छापा मारा और इसके बाद यहां से लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। 5 लड़कियां और 8 लड़के गिरफ्तार हुए हैं। लसूड़िया थाना इलाके का यह मामला है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़े हैं। रवि, क्या अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, लसूड़ा थाना क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय रहवासी यहाँ पर शिकायत कर रहे थे कि जो क्षेत्र में होटल बना हुआ है, यहाँ पे ब्लू ओशिन करके एक स्पा है जहाँ पर देह व्यापार की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर संचालित की जा रही है। एंटरटेन 11 जो होटल है इसकी आड़ में एक जो ब्लू ओशिन करके स्पा है, यहाँ पर रोजाना लड़के लड़के आते हैं और कहीं ना कहीं ये संदेह लोगों ने जताया था कि यहाँ पर देह व्यापार यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने पहले भी यहाँ पर एक बार रेड मारी थी, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो रेड है उसकी सूचना मिल जाने के बाद यहाँ से जो यहाँ का जो स्तर का माहौल था वो यहाँ से हटा दिया जाता था। लेकिन आज पुख्ता जानकारी के साथ पुलिस ने यहाँ पर रेड मारी है और यहाँ पर 5 लड़की और 8 लड़कों को यहाँ पे गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ लोगों को, कुछ लड़के लड़कियों को संदिग्ध अवस्था में भी यहाँ से गिरफ्तार किया है। हालांकि अगर बात करें तो कल ही पुलिस ने बौरुका थाना क्षेत्र में भी इसी प्रकार से जो स्पा है वहां पर छापेमार कार्रवाई कर वहां से भी सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रवि हमको बता रहे थे कि इंदौर में एक सेक्स रैकेट का पता चला था। होटल में एक स्पा संचालित था। यहाँ की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जानकारियां जुटाई गई, इसके बाद दबिश दी गई, वहां से लोगों को पकड़ा है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और कॉन्टैक्ट्स कहां तक फैले थे इनको खंगाला जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।